नमस्कार। शाम के 6 बज गए हैं। वक्त हो चुका है लोकतंत्र का। टाइम्स ऑफ भारत के साथ आप इस वक्त हैं और मेरा नाम है अंकित त्यागी। आज जिस खबर को लेकर लोकतंत्र की शुरुआत करने वाले हैं वो खबर हमारे लिए, हमारे इस देश में जितने युवा हैं, उनके परिवार हैं, उनके जानने बहुत ज़रूरी खबर है। बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। मैं पहले आपको कहना चाहूँगा कि मैं बहुत खुशनसीब हूँ क्योंकि मेरे पास नौकरी है। रोज़ शाम को 6 बजे आपके सामने आ जाता हूँ, देश की खबरें आपको बताता हूँ। क्योंकि जब मैं खुशनसीब हूँ क्योंकि मेरे पास नौकरी है, वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देश के अंदर बेरोजगारी की जो दर है वो 7.2% है। देश का युवा लगातार परेशान हो रहा है, लेकिन केंद्र सरकार ने आज बेरोजगार युवाओं को एक बड़ी न्यूज़ जरूर दी। कहा कि अगले 18 महीने में 10 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, ऐसा ऐलान किया गया है। वो खबर आपको विस्तार से दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं। ये 2 तस्वीरें जरा देख लीजिए। जिस वक्त केंद्र सरकार ने यह ऐलान किया उसी वक्त, और ये पिछले 4 दिनों से ऐसा हो रहा है, कुछ युवक नागपुर से दिल्ली पैदल मार्च कर रहे हैं। भीषण गर्मी में, चिलचिलाती धूप में, जब आप अपने घर से बाहर नहीं निकलने की सोच से, जब पेड़ की छांव से आप ढूंढते हैं कि चलना है तो छांव छांव चलें, ये लोग लगातार भारत का झंडा उठाए लगातार चलते आ रहे हैं दिल्ली की तरफ। ये युवक और युवतियां जो हैं नौकरी की तलाश में, नौकरी के नाम पे दिल्ली कूच पर हैं क्योंकि ये सिस्टम के मारे हुए हैं। मोदी सरकार अगले 1.5 साल में नौकरियां तो देगी, लेकिन उससे पहले इन लोगों की बात सुनने की बड़ी आवश्यकता है और इनकी आवाज आज लोकतंत्र में पूरी बुलंदी से हम सुनाएंगे। ये नौकरी की दौड़ है। ये रोजगार की जद्दोजहद है। परिवार पालने का सवाल है, इसीलिए 1000 किलोमीटर का सफर तय करना है। मां बाप को कहकर निकले थे 2 जून की रोटी का इंतजाम करके ही लौटेंगे, सरकारी नौकरी के बिना नहीं आएंगे, लेकिन सिस्टम ने ऐसा मारा कि गश खाकर गिर गए। लेकिन हौसला अभी भी बुलंद है। 4 साथी टांग कर आगे बढ़ रहे हैं। यदि अमीर का लड़का रहता तो तुरंत एम्बुलेंस भी आ जाती है, तो जूता और हम लोग को मदद भी मिलती। ये चिलचिलाती धूप में चलना है, चल रहे हैं, रुकने का नाम नहीं लेना है, क्योंकि संघर्ष सरकारी नौकरी का है। टी-शर्ट की जगह हमारे फोर्स की वर्दी नहीं मिलती, तब तक ये लड़ाई ऐसी ही चालू रहेगी। महाराष्ट्र के नागपुर से 40 युवा सिस्टम से परेशान होकर दिल्ली के लिए कूच कर गए। निकले तो चंद लोग थे, लेकिन जहां से गुजरे सिस्टम के मारे लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। करीब 100 युवक 150 किलोमीटर का सफर तय कर चुके हैं। कहीं मंदिर में डेरा डाल लेते हैं तो कहीं पेड़ के नीचे, लेकिन तय किया है कि दिल्ली जाना है। 1000 किलोमीटर का सफर तय करना है, सरकार तक अपनी बात पहुंचानी है। इनके नाराजगी क्या है पहले वो समझिए। भारत सरकार द्वारा अर्धसैनिक बल में साल 2018 में 60,210 कांस्टेबल की भर्ती निकाली गई। इसके फॉर्म 2018 में भरे गए, पेपर 2019 में हुए, फिजिकल एग्जामिनेशन 2019 में हुआ, मेडिकल 2020 में, और आखिरकार 21 जनवरी 2021 को सिलेक्शन हो गया। लेकिन 60,210 में से महज 55,500 लोगों की नियुक्ति हुई, 5,000 पद नहीं भरे गए। इन्हीं 5,000 पदों के लिए पिछले 16 महीने से बेरोजगार युवा आंदोलन कर रहे हैं। पहले 1 साल दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दिया, तमाम नेताओं से मुलाकात की, नेता मंत्री मिले भी, लेकिन मिला तो सिर्फ दिलासा। नागपुर में धरना दिए, फिर सर वहाँ पर से भी धरना से सुनवाई नहीं हुआ, तो फिर हम लोग पूरे 60 दिन सर हम लोग आमरण उपोषण किए।
उसके बाद सर हमारा पोषण करने के बाद रामदास अठावले जी सर आते हैं, वो हम लोग का अनशन तुड़वाए। अनशन तुड़वाने के बाद वहाँ पर उन्होंने बोला सर कि हम आपकी 15 दिन के अंदर मीटिंग करवा देंगे, लेकिन सर ये भी आश्वासन में यही बदल गया। सरकार की बेरुखी से तंग आकर मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ और देश के अलग अलग शहरों से युवा नागपुर के संविधान चौक पर जुटे और दिल्ली के लिए कूच कर गए। इस चिलचिलाती धूप में जब आप और हम अपने घरों में बैठे हैं, देश का युवा सड़क पर अपने हक के लिए मार्च कर रहा है। छिंदवाड़ा से नील झंगेला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। आगे बढ़ते हैं। देश का युवा बेरोजगार ना रहे, दर-दर की ठोकरें ना खाए, इसलिए केंद्र सरकार ने आज एक बड़ा ऐलान किया। 18 महीने में 10 लाख नौकरियां देने का वादा किया। यानी 2023 तक 10 लाख बेरोजगार लोगों को 2 वक्त की रोटी कमाने लायक रोजगार दिया जाएगा। अब इसके लिए मोदी सरकार क्या कर रही है, क्या एक्शन प्लान है और किन विभागों में ये नौकरियां निकल सकती हैं, पहले ये देख लीजिए। मार्च 2022 गुवाहाटी, असम। नौकरी के लिए आंदोलन। 16 अप्रैल 2022 पटना। रोजगार के नाम पर तपस्या। 18 मई 2022 हैदराबाद। 2 जून की रोटी के लिए संघर्ष। 31 मई 2022 कोयंबटूर। सरकारी नौकरी के लिए प्रदर्शन। तस्वीरें अलग अलग राज्यों की, देश के हर कोने की है, तारीख अलग है, लेकिन मांग एक, नौकरी, रोजगार, एम्प्लॉयमेंट। इन सभी लोगों के साथ साथ देश के सभी बेरोजगार युवाओं को एक उम्मीद जगी है। केंद्र सरकार के एक ऐलान के बाद से नौकरी ढूंढ रहे यूथ के चेहरे पर मुस्कान आई। प्रधानमंत्री दफ्तर के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी विभागों और मंत्रालयों के मानव संसाधन की स्थिति का जायजा लिया। इसके बाद पीएम मोदी ने निर्देश दिया है कि सरकार आने वाले 1.5 साल में मिशन मोड में 10 लाख लोगों की भर्तियां करे। पीएम ने नौकरी वाली गुड न्यूज दी तो देश के युवाओं को एक नई उम्मीद जगी। बहुत अच्छा है सर, बहुत अच्छा। हम लोग के लिए तो बहुत अच्छा है। हम लोग बहुत अच्छे मान रहे हैं। हम लोग जितना भी तैयारी कर रहे हैं सबको अच्छा लग रहा है कि हाँ वैकेंसी आने वाला है। हम बहुत खुशी होगी कि नौकरी मिल रही है, ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिल रही हैं। देखिए बहुत अच्छी खबर है और हम बहुत खुश हैं मोदी जी से। आज मोदी जी ने जो अनाउंसमेंट किए वो बहुत अच्छी बात है। यूथ को एम्प्लॉयमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। गवर्नमेंट से ये ऐसी एक्शन तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है। 10 लाख नौकरियाँ तो देंगे वो, अब देखते कितना दे पाते हैं वो। तो 10 लाख जगह मोदी जी ने निकाली है, पर यूथ काफ़ी ज़्यादा है, जगह वो बहुत कम है। कुलदीप कुमार नाम है मेरा, मैं बीए पास हूँ, अभी नौकरी की तलाश में हूँ, लेकिन मैं 2 साल से कंटिन्यू नौकरी सर्च कर रहा हूँ, मुझे नौकरी नहीं मिल रही है। रोजगार के तरीके बहुत अपनाए मोदी जी ने, लेकिन अभी हमें उस पर खरा उतरने का मौका नहीं मिला है। 10 लाख वैकेंसी बोलना बहुत ईजी बात है, लेकिन वो ऑन पेपर सिर्फ पेपर वर्क ही रहेगा और बोलने की बात है, क्योंकि इलेक्शन पास में आ रहे हैं और इतना सारा अगर यूथ को ये करना है उनको टारगेट। केंद्र सरकार के इस ऐलान के बाद से देश का बेरोजगार युवा खुश तो है, लेकिन कहीं न कहीं युवाओं की अपनी चिंता भी है। अब सवाल उठता है कि आखिर केंद्र सरकार ये नौकरियां देंगी कैसे? एक्शन प्लान क्या है? केंद्र सरकार के अलग अलग विभागों में 8,72,000 पद खाली पड़े हैं। क्रमिक मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने सरकार की तरफ से संसद में इसी साल 3 फरवरी को राज्यसभा में यह जानकारी दी थी। 1 मार्च 2018 को केंद्र सरकार के विभागों मंत्रालयों में कुछ 6,83,823 पद खाली थे। 1 मार्च 2019 तक सरकार के 9,19,153 पद खाली थे। 2020 में 8,72,000। ताजा आंकड़ों के हिसाब से अलग अलग विभागों की बात करें तो रेलवे में 2,30,000 पद खाली हैं, डिफेंस में 2.5 लाख, होम अफेयर्स में 1,30,000, डाक विभाग में 90,000 और रेवेन्यू डिपार्टमेंट में 74,000 खाली पद हैं। इसके अलावा कई और अलग अलग विभागों में कई वैकेंसी हैं,
जिसे भरने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने आदेश दिए। केंद्र सरकार ने 10 लाख नौकरियां देने का ऐलान किया तो कांग्रेस ने प्रधानमंत्री पर हमला बोला, देश को भटकाने का आरोप लगा दिया। 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। इस देश में 50 साल की सबसे भयंकर बेरोजगारी है। इस देश में 28 लाख सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हैं। अब ट्विटर खेलकर प्रधानमंत्री कितनी देर तक हम सबको भटकाएंगे। रणदीप सुरजेवाला दावा कर रहे हैं कि देश में 28 लाख नौकरियां हैं। सुरजेवाला ने एक चार्ट ट्वीट किया जिसमें खाली पदों को लेकर डेटा था। सुरजेवाला ने जो आंकड़े दिए हैं वो साल 2018 से 2022 के हैं, जिनमें अब काफी बदलाव हो चुका है। वैसे केंद्र सरकार का यह कदम युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है, लेकिन केंद्र सरकार के सामने चुनौती भी बड़ी है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह काम मिशन मोड में करने को बोला है, क्योंकि 18 महीने में 10 लाख नौकरियों का मतलब एक दिन में 2560 लोगों को बहाल करना। अब देखना होगा कि प्रधानमंत्री का यह टारगेट पूरा कैसे होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। केंद्र सरकार ने ऐलान तो कर दिया है। इस ऐलान से बेरोजगार युवाओं में खुशी भी है, लेकिन कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने इसे लेकर एक ट्वीट किया और उसमें क्या लिखा ये आपको बता देता हूं। वादा था 2 करोड़ नौकरियों का हर साल देने का, 8 साल में देनी थी 16 करोड़ नौकरियां। अब कह रहे हैं 2024 तक 10 लाख नौकरी देंगे। सरकार ने ऐलान किया है, विपक्ष लगातार सवाल पूछ रहा है। लेकिन 10 लाख नौकरियां बड़ी बात है। हिंदुस्तान में बेरोजगारी की दर थोड़ा समझ लीजिए और आपको पता चलेगा कि क्यों अब उम्मीद बंदी है लोगों में। अगर ताजा आंकड़ों की बात करें तो अप्रैल में बेरोजगारी की दर 7.83 थी, यानी कि करीब 8% के आसपास मान लीजिए, जो मई में थोड़ा सा घटकर 7.12% हुई। अगले साल की दर की अगर बात करें तो 2017 में 6%, 18 में 5.8%, 19 में 4.8% बेरोजगारी की दर रही, जो अभी बढ़कर 7.12% हो गई है, जो काफी ज्यादा है। अगर और पीछे जाएं और 2009 और 2010 की बात करें तो तब 2% की बेरोजगारी दर थी। 11-12 में बेरोजगारी दर थोड़ी बढ़ी, 2.2% हुई। यानी उस वक्त देश में बेरोजगारी की दर जो थी वो ऐसी थी कि युवाओं को नौकरी की सख्त जरूरत थी। और अभी की दर के हिसाब से अगर आप देखें तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा परेशानी है। केंद्र सरकार ने जो लक्ष्य बांधा है उसे पूरा करने का काम मुश्किल तो है, लेकिन देश के युवाओं को इससे उम्मीद बहुत है। जाते जाते एक थोड़ी सी और भी आपको इस खबर से निकलने से पहले बता देता हूं। केंद्र सरकार ने जो ऐलान किया है उसके कुछ राजनीतिक मायने भी लगाए जा रहे हैं। मोदी सरकार ने 2023 तक का लक्ष्य तय किया है, लेकिन अगर 2023 तक देश के अलग अलग राज्यों में होने वाले चुनावों पर नजर डालें तो ऐसे 10 राज्य हैं जहां विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। 2022 में गुजरात भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत जरूरी, हिमाचल प्रदेश जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मेघालय, नागालैंड, कर्नाटक 2023 में होंगे, छत्तीसगढ़ 2023 में, मध्य प्रदेश 2023 में, मिजोरम 2023 में, राजस्थान 2023 में और तेलंगाना भी 2023 में। बेरोजगारी और गरीबी को लेकर जो सरकार के ऊपर तंज कसे जाते हैं, कोशिश की जा रही है कि थोड़ा सा मरहम लगाकर जो गुस्सा है कम से कम आने वाले चुनावों को देखते हुए उसे शांत भी कर दिया जाए इस ऐलान के बाद। अब यह ऐलान जमीन पर कब उतरेगा, कैसे उतरेगा, इस पर भी नजर रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राजस्थान की, जहां एक बार फिर आरक्षण की आग फैलती जा रही है। इसको भी आप नौकरी से जोड़कर देखिए। पिछले 2 दिन से भरतपुर और आगरा हाईवे पर आरक्षण की मांग को लेकर हजारों लोगों का प्रदर्शन जारी है और उनकी मांग यह है कि उन्हें 12% आरक्षण दिया जाए। हालांकि जाम की वजह से आने जाने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। साथ ही साथ कई इलाकों में इंटरनेट भी बंद कर दिया गया है कि कहीं किसी तरह की हिंसा ना भड़क जाए। राजस्थान में एक बार फिर से आरक्षण की आग सुलग उठी है और इस बार ऐसी आग सुलगी है कि भरतपुर में लोग लाठी डंडों के साथ NH21 पर बैठ गए। जिस जगह पर लोग बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं वो जगह जयपुर आगरा हाईवे है। ये लोग सैनी समाज से हैं या माली या फिर कुशवाहा समाज से। मांग है
12% आरक्षण मिले। आरक्षण को लेकर इस बार जैसे ही आंदोलन की आंच थोड़ी तेज हुई, दूर दूर से लोग इकट्ठा होने लगे। किसी के हाथ में बैनर है, किसी के हाथों में पोस्टर, जुबान पर नारे, सरकार से बात करने का अनुरोध है। इन सभी आंदोलनकारियों को प्रशासन की ओर से समझाने की लाख कोशिशें हुई, लेकिन ना तो आंदोलनकारी माने और ना ही स्थानीय लोग। हम लगातार समझाइश कर रहे हैं। अभी सुबह भी मैं और एसपी साहब मौके पे गए थे, हमने इनसे वापस चर्चा करी। हम ज्ञापन लेने गए थे, इनकी मांगों को वापस सरकार तक रखने के लिए गए थे, और जिसमें इन्होंने ये कहा कि साहब सरकार की तरफ से जो है वो नॉमिनेटेड कौन है। तो हमने इनको बताया कि हम स्वयं नॉमिनेटेड हैं, और अगर चाहें तो जो सरकार में वार्ता करके निर्देश हैं उसमें संभागीय आयुक्त साहब और कमिश्नर साहब जो हैं वो जाएंगे इनसे, और कुछ समय में जाके इनसे ज्ञापन लेंगे। हमने इनसे विनती करी है लोगों को हो रही असुविधा को देखते हुए कि नेशनल हाईवे जो है इसके पास में जो जमीन है वहाँ पर आराम से शांतिपूर्वक प्रदर्शन करें। दरअसल इस बार आंदोलन को हवा देने का काम किया है राजस्थान फुले आरक्षण संघर्ष समिति ने। माली समाज ने तो आंदोलन की चेतावनी पहले ही दे दी थी। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार आंदोलनकारी सरकार के अलावा किसी भी पुलिस या प्रशासनिक अधिकारी से बातचीत को लेकर तैयार नहीं। यही कारण है कि नाराज प्रदर्शनकारी अब हाईवे तक पहुंच गए हैं। आंदोलन करने वाले लोगों का दावा है कि भरतपुर में 33 बार जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया, एसडीएम को भी कई बार ज्ञापन सौंपा गया, 4000 से ज्यादा गांव में नुक्कड़ सभाएं हुई, मांगे नहीं सुनी जाने पर चक्का जाम करने को मजबूर हो गए। आंदोलनकारियों का कहना है कि इन सब के बाद भी जब किसी ने आवाज नहीं सुनी तो इन्होंने आंदोलन का रास्ता अपनाया, और अब जब सरकार बात नहीं सुनेगी तो ये सड़क नहीं छोड़ेंगे। दूसरी तरफ भरतपुर के आसपास आंदोलन से किसी तरह की कोई परेशानी न पैदा हो, इसलिए इंटरनेट सेवा पर रोक लगा दी गई। खासकर शांति और कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की संभावना को देखते हुए इंटरनेट बंद करने का फैसला लिया गया। भरतपुर के कई तहसीलों में इंटरनेट बंद, कई रास्तों को डाइवर्ट कर दिया गया है। हाईवे पर कई जगहों पर लंबा जाम लग चुका है। दरअसल राजस्थान में 15% माली और वो इसी हिसाब से 12% आरक्षण की मांग कर रहे हैं। ऐसे में प्रशासन की ओर से अपील के बाद भी आंदोलन करने वाले लोग मानने को तैयार नहीं। इसके बाद सरकार ने कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह को प्रतिनिधि के तौर पर बातचीत करने को भेजा। बावजूद इसके बात नहीं बन रही है। खुद सरकार के मंत्री कह रहे हैं आंदोलनकारी किसी भी बात को सुनने को तैयार नहीं। इसी साथ कर रहे हैं सरकार को रिप्रेजेंट, और इस तरीके से अगर इनका एटीट्यूड रहेगा तो मैंने जैसे कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, इसका जिम्मेदार कौन है? हम अब तक बिल्कुल चुप लगाए बैठे हैं। कभी ना, अगर देखिए आप लकड़ी को ज्यादा मोड़ोगे तो वो टूट जाएगी। मैं वो स्टेज नहीं लाना चाहता। मैं बड़े विनम्र शब्दों में आपसे माध्यम से, सैनी समाज से, कुशवाहा समाज से, जो भी समाज के लोग वहां बैठे हैं, उन्हें अपील करना चाहूंगा कि आप आए, पूरा मीडिया यहाँ होगा, निडर होके आए और वार्ता करें। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो 2 दिन से दिल्ली में डेरा डाले बैठे हैं, वो खुद माली समाज से आते हैं। ऐसे में उनके सामने एक दोहरी चुनौती ये भी है कि वो अपने ही समाज के लोगों को कैसे मना पाएंगे। ऊपर से अगले साल यानी साल 2023 में राजस्थान में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सरकार के सामने दिक्कत और दुविधा दोनों बढ़ गई है। आंदोलनकारी सिर्फ चक्का जाम के जरिए अपनी मांग मनवाने पर उतारू है, जबकि सरकार सबको साथ कर चुनाव तक बिल्कुल चुप रहना चाहती है। भरतपुर से भंवर पुष्पेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। सारी लड़ाई नौकरी की है। ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त एक आ रही है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पंजाब पुलिस की कस्टडी में लॉरेंस बिश्नोई। दिल्ली के कोर्ट ने पंजाब पुलिस को ट्रांजिट रिमांड लॉरेंस बिश्नोई की दे दी है। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड को लेकर पूछताछ 10 दिन से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल कर रही है। अब पंजाब पुलिस का भी सामना करना पड़ेगा लॉरेंस बिश्नोई को, और इसी को लेकर शुरुआत में ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। पंजाब पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया है गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को, जिसके ऊपर आरोप है कि इसी ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या की साजिश रची थी, और इसको लेकर लॉरेंस बिश्नोई कोर्ट भी गया था ये कहने के लिए कि पंजाब पुलिस को इसकी कस्टडी ना दी जाए, क्योंकि इसको डर है कि कहीं इसके साथ वहां पर एनकाउंटर ना हो जाए। तो ये तस्वीरें आप पटियाला उस कोर्ट से देख रहे हैं जहां पर पुलिस को, पंजाब पुलिस को ट्रांजिट रिमांड मिली है, और भारी सुरक्षा के बीच में सिद्धू मूसेवाला को पंजाब पुलिस अब अपनी गिरफ्त में लेकर पंजाब के लिए रवाना हो रही है।
चलिए, राहुल गांधी की आज दूसरा दिन है पूछताछ का, जब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट उनसे जो पूरा मामला है जुड़ा हुआ नेशनल हेराल्ड का, उस पर बातचीत कर रहे हैं, उस पर उनसे सवाल जवाब कर रहे हैं। 4.5 घंटे की पूछताछ के बाद 1 घंटे का लंच का विराम दिया गया। उसके बाद फिर से पूछताछ का सिलसिला चालू हुआ है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने डोटेक्स कंपनी को लेकर राहुल गांधी से पूछताछ की, ऐसा सूत्रों ने हमें बताया है। उदय महावर के बयानों को दिखाकर उनसे सवाल पूछे गए और राहुल गांधी से यह भी पूछा गया कि डोटेक्स से यंग इंडियन को 1 करोड़ रुपए का लोन जो लिया गया वो किन शर्तों पर लिया गया और क्यों उन तक ये लोन पहुंचा है। मेरे वरिष्ठ सहयोगी भवतोष सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं लाइव। भवतोष, आज दूसरा दिन है पूछताछ का। एक तरफ इस पर राजनीति गरमा रही है, ईडी के सामने भी अब एक बड़ी चुनौती होगी कि कहीं ना कहीं एक पुख्ता, बिल्कुल जो उनके रूल्स रेगुलेशन है उसको फॉलो करते हुए पूछताछ हो, क्योंकि कांग्रेस इस पे काफी हमलावर है। आज क्या क्या रहा पूछताछ में? देखिए, आज दूसरा दिन है जब राहुल गांधी की क्वेश्चनिंग हो रही है और ये दूसरा दिन में राहुल गांधी से फिर से नेशनल हेराल्ड और यंग इंडिया के मामले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट उनसे क्वेश्चनिंग कर रही है। कल करीब 10 से 11 घंटे उनका स्टेटमेंट लिया गया था। ये पूरा स्टेटमेंट जो होता है ये टाइप स्टेटमेंट होता है, जिसमें राहुल गांधी से कुछ फिक्स सवाल पूछे जाते हैं और राहुल गांधी से करीब 25 से 50 सवाल पूछे जा चुके हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सवाल उनसे ये पूछा गया है कि आप यंग इंडिया के जब डायरेक्टर बने थे तो कैसे इस पूरे के पूरे एसोसिएट जनरल्स की जो शेयर होल्डिंग कैसे चेंज की गई थी और कैसे एसोसिएट जनरल का सारा जो 91 करोड़ का जो लोन था उसको कैसे 50 लाख रुपए में ले लिया गया था। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि यंग इंडिया ने खुद एक करीब 1 करोड़ का लोन था, वो एक कंपनी जो थी डोटेक्स मर्केंटाइज कैलकाटा बेस्ड कंपनी से लिया था। इनकम टैक्स और जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की पूछताछ से ये पता चला था ये एक शेल कंपनी है। इसके बारे में राहुल गांधी ने डिनाई किया कि ये शेल कंपनी है। बाकी पूछताछ में उनसे ये पूछा गया था कि जो बाकी लोगों के स्टेटमेंट है उससे उनको कन्फ्रंट किया गया था। राहुल गांधी का स्टेटमेंट करीब 4 घंटे के आसपास सुबह लिया गया था, उसके बाद उनको लंच ब्रेक पे भेजा गया था। करीब 1 घंटे के बाद राहुल गांधी फिर वापस यहाँ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के दफ्तर में आए हैं। कहा जा रहा है आज उनसे थोड़ी लंबी पूछताछ होगी और अनलाइकली है कि उनको समन फिर दिया जाएगा आज। बहुत बहुत शुक्रिया भवतोष इस जानकारी को साझा करने के लिए। लंबी पूछताछ होगी, जिस तरीके से कल भी 10 घंटे के आसपास की पूछताछ हुई और अब यही बताया जा रहा है कि हो सकता है कि राहुल गांधी को दोबारा पूछताछ उनसे हो और आज भी लंबा चले पूरा ये जो पूछताछ का हिस्सा है। चलिए अब बात करते हैं जिस तरीके से पिछले 100 घंटे से एक जिंदगी की जद्दोजहद चल रही है। छत्तीसगढ़ में एक बच्चा एक बोरवेल में गिर गया है। 100 घंटे से उसे बचाने की, 10 साल के राहुल को बचाने की कोशिश की जा रही है। 100 घंटे से लगातार ये कोशिश जारी है। वहां पर एनडीआरएफ के, सेना के और लोकल प्रशासन के लोग पहुंचे हुए हैं। पिछले 4 दिनों से जिंदगी और मौत के बीच की ये जंग राहुल लड़ रहा है। ये 10 साल का बच्चा है जो एक बोरवेल में फंस गया था। अभी ताज़ा खबर यही आ रही है कि जो वहां पर ऑपरेशन है वो अंतिम फेज में पहुंच चुका है। हमें बताया गया है कि करीब 2 फीट की चट्टान को काटना और रह गया है। 2 फीट की चट्टान को काटने के बाद जो रेस्क्यूअर्स हैं वो इस बच्चे के पास तक पहुंच जाएंगे। ये एक बड़ी घटना है, बड़ी समस्या है। देश में आए दिन आप इस तरीके की कहानियां सुनते रहते हैं कि बच्चे खुले बोरवेल में गिर गए। इसको लेकर सरकारें अपनी तरफ से प्रयास भी कर रही हैं, लेकिन लगता है कि वो प्रयास अभी नाकाफी हैं। छत्तीसगढ़ का ये आप विजुअल देख रहे हैं, यहाँ पर पुलिस, डॉक्टर सब तैयार हैं और उम्मीद लगाई जा रही है कि अगले किसी भी वक्त में, आधे घंटे के अंदर अंदर शायद उस बच्चे तक वहां पर जो रेस्क्यूअर्स हैं वो पहुंच जाएंगे और उसको बाहर निकालने में उन्हें सफलता मिलेगी। 4 दिन से ये कवायद लगातार जारी है। जैसे ही इस पर जुड़ी हुई कुछ भी और डेवलपमेंट होगा, नई ताज़ा खबर आएगी, आपको टाइम्स ऑफ भारत पर बताएंगे। अब बात करते हैं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की, जहां पर एक ऐसी अफवाह उड़ गई कि लोगों के होश फाख्ता हो गए। अफवाह यह कि शहर में पेट्रोल खत्म हो गया। इसके बाद वहां वही हुआ
जो अक्सर इस तरह के मामलों में होता है। पेट्रोल पंप के बाहर लंबी कतारें लग गई। जो जिस हालात में था बस एक पेट्रोल का एक खाली डब्बा लिया और पेट्रोल पंप की तरफ दौड़ा कि पेट्रोल भरवा ले इससे पहले कि पेट्रोल खत्म हो जाए। तो आप ये देख रहे हैं कि किस तरीके से यहां पर लोगों की लंबी लाइन लगी हुई है। हमारे सहयोगी भी वहां पर पहुंचे और उन्होंने बात भी करी और उन्होंने कहा कि ऐसी कोई समस्या नहीं है, लेकिन ये दिक्कत जो लोगों को हुई, ये पैनिक फैलाने की जो हुई, वो अब पुलिस भी जांच कर रही है कि ये अफवाह उड़ी कैसे थी। वक्त हो चुका है लोकतंत्र की स्पेशल रिपोर्ट का, जिसमें हम आज आपको दिखाएंगे कि कैसे उत्तर प्रदेश में एक बार फिर शुक्रवार को नमाज के बाद साजिश का खतरा जो है वो मंडरा रहा है। फिर से फ्राइडे प्लान बनाया जा रहा है और कौन हैं वो लोग जो एक बार फिर से हिंसा भड़काना चाहते हैं। कौन है ऐसे लोग जो लोगों को भड़काकर अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करना चाहते हैं, जिसमें आम लोगों को बरगलाया जा रहा है, उन्हें परेशान करने की साजिश रची जा रही है। ऐसे लोगों का क्या है प्लान, इसको पर्दाफाश करती हुई हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। यूपी में फिर से जुमे वाली हिंसा की साजिश। जो लोगों के जज्बात हैं वो उन तमाम का इजहार होना चाहिए। लोगों के दिल में गुस्सा पनप रहा है। 17 तारीख को मेरा प्रदर्शन है। प्लान फ्राइडे के लिए मौलाना ने फिर भड़काया। तो मुसलमानों को ऊपर जुल्म ढाया जा रहा है, मुसलमानों के बच्चों पर गोलियां चलाई जा रही है, मुसलमानों का सताने का काम किया जा रहा है। बीते शुक्रवार यानी 10 जून को हिंसा की जो आग सुलगी, उसकी तपिश अभी ठंडी भी नहीं पड़ी है कि फिर से अगले जुमे पर अमन चैन के खिलाफ उकसाऊ आंच को हवा दी जा रही है। जो लोगों के जज्बात हैं वो उन तमाम का इजहार होना चाहिए। लोगों के दिल में गुस्सा पनप रहा है। भाई देश मेरा है, प्रधानमंत्री मेरा है, जिम्मेदारी हमारी भी है। मैंने अपने बरेली के अमन व अमान के लिए अपनी जिम्मेदारी पिछले जुमे को पूरी की। अगले जुमे को मुझे यकीन है कि हमारे बरेली के हिंदू भाई हमारे इस प्रदर्शन में, जैसे मैंने पिछले जुमे को आपके उस आयोजन में कहीं रखना अंदाजी ना हो, मैंने अपना प्रदर्शन वापस लिया। इसी तरह 17 तारीख को मेरा प्रदर्शन है। मुझे यकीन है कि हिंदू भाई जिस तरह मैंने पिछले जुमे को मदद की, उस तरह अगले जुमे को मेरी मदद की जाएगी। ये इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान हैं, जिनकी जुबान से अमन के लफ्ज कम और भड़काऊ अल्फाज ज्यादा निकलते हैं। बीते रविवार यानी 12 जून को बरेली में उन्होंने चंद बातें की, भाईचारे की, और फिर लगे हाथ अगले जुमे यानी 17 जून को सड़कों पर उतरने का ऐलान कर दिया। रविवार को ही तौकीर रजा ने जयपुर में एक जलसे में शिरकत की, जिसका नाम था ऑल इंडिया अमन व इंसाफ कॉन्फ्रेंस। लेकिन इस जलसे में जनाब ने अमन से ज्यादा नफरती पैगाम दिया। तो मुसलमानों को ऊपर जुल्म ढाया जा रहा है, मुसलमानों के बच्चों पर गोलियां चलाई जा रही है, मुसलमानों का सताने का काम किया जा रहा है, मुसलमानों को जेल में डालने का काम किया जा रहा है, लेकिन उस एक को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। आज कलयुग का धृतराष्ट्र नरेंद्र मोदी जब तक इन तमाम बेईमानियों के खिलाफ आवाज नहीं खोलेंगे, तब तक हिंदुस्तान का माहौल ठीक नहीं किया जा सकता। और हम चाहते हैं कि किसी भी कीमत पर हमारे मुल्क का माहौल खराब नहीं होना चाहिए। हम अपने मुल्क के लिए जान देने का जज्बा रखते हैं, लेकिन रसूल आजम की शान पर अगर गुस्ताखी की जाएगी तो किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। बीजेपी की निलंबित नेता नुपुर शर्मा ने जो गुस्ताखी की, उसकी सजा देश के संविधान और कानून के मुताबिक जरूर होगी, लेकिन उस गलत बयानी पर कुछ मौलाना, उलेमा और नेता जो कर रहे हैं, वो भी कानून को आंख दिखाने से कम नहीं है। आप हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे देश को पूरी दुनिया में जलील करने का काम मत करो।
गैरों की बात मत सुनो। तुमने पूरी दुनिया के मुसलमानों की दिलासारी करने का काम किया है। हमारी मस्जिदों पर हमारे ऊपर जुल्म किया। कभी गल्फ कंट्रीज हमारी हिमायत के लिए नहीं आई, ना हम कभी उन्हें बुलाने गए कि आओ हिंदुस्तान में हम। पर कार्रवाई के साथ साथ उनकी जान पर खतरे का अंदेशा जताया और बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया। मुझे अंदेशा इस बात का है कि ये ध्रुवीकरण के लिए, हिंदू मुस्लिम टकराव के लिए, जिस तरह इन्होंने गांधी जी की हत्या करवाई थी, उसी तरह कहीं हिंदू मुस्लिम फसाद कराने के लिए ये नुपुर शर्मा की हत्या करवा के मुसलमानों के ऊपर इल्जाम न लगा दे। इसलिए मैं कहता हूँ नुपुर शर्मा की भरपूर हिफाजत की जानी चाहिए, और अगर हिफाजत उसकी सिक्योरिटी भरपूर नहीं है तो उसको जेल से बेहतर सिक्योरिटी नहीं मिल सकती। तौकीर रजा साहब की ऐसी तकरीर कोई नई बात नहीं। पिछले महीने ही उन्होंने कैसे नौजवानों को सर पर कफन बांध कर निकलने के लिए उकसाया था। आप खुद सुनिए। मैंने फैसला लिया, तन्हा फैसला लिया, मैंने किसी से मशवरा नहीं किया। कफन बांध के निकला और मैंने कहा मुझे सिर्फ 20,000 नौजवान चाहिए हैं जो कफन बांध कर आए। मुझसे लोगों ने कहा कि मियां ये मत करो, बीवियां अपने शौहरों को, माएं अपने बेटों को घर से नहीं निकलने देंगी। मैंने कहा जो भी हुआ मैं ऐलान कर दिया। मैंने 20,000 बुलाए थे, अल्हम्दुलिल्लाह 2 लाख आए, और इससे यह साबित होता है कि लोगों में कितनी बेचैनी है और कितनी हिम्मत और जज्बा है। लोग तैयार बैठे हैं। मुश्किल ये है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। पिछले महीने ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करते करते मौलाना तौकीर ने देश में महाभारत जैसे युद्ध की धमकी तक दी थी। नहीं, मैंने हमेशा ये कहा है नरेंद्र मोदी जी का जो तरीका है वो दुरुस्त नहीं है। फिरका परस्ती फैल रही है, उनकी तवज्जो नहीं जा रही है, और जिस तरह धृतराष्ट्र सब कुछ समझते हुए और जानते हुए और एक पक्षीय बात कर रहे थे, उसकी वजह से देश को महाभारत से गुजरना पड़ा। तो आज का राजा अगर इसी तरह खामोश बैठा रहा, उसने कोई फैसला नहीं लिया, तो खुदा ना करे, हमें ऐसा लगता है, हम किसी भी कीमत पर नहीं चाहते कि हमारा देश एक और महाभारत से गुजरे। इससे पहले अप्रैल में भी जनाब ने जुबानी आग के गोले छोड़े। यूपी में बुलडोजर एक्शन के खिलाफ क्या कहा, आप खुद सुनिए। अगर हुकूमत ने इस दौरान अपने तरीक़े कार को दुरुस्त नहीं किया, एक तरफा कार्रवाई का अमल जारी रखा, अभी 10 दिन हैं, इन 10 दिनों में अपना तरीक़ेकार दुरुस्त कर ले, वरना हम दिल्ली से इंशाल्लाह ये ऐलान होगा ईद के बाद कि हम देशव्यापी जेल भरो आंदोलन इंशाल्लाह, और उसमें हिंदू मुस्लिम तमाम लोग शामिल होंगे। और जिस दिन मुसलमान सड़कों पर आएगा उस दिन फिर किसी के कब्जे में नहीं आने वाला है, ये समझ लिया जाए। हर मजहब और आस्था का सम्मान भारत की तहजीब है, लेकिन जिस तरह दोनों तरफ से कुछ लोग देश का माहौल खराब करने में मशगूल हैं, उन्हें लेकर देश की जनता क्या सोचती है आपको सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी का सबसे ताजा तरीन बयान सुनिए। ये खुली नफरत की मिसाल है मुसलमानों के खिलाफ, ये खुली नफरत की मिसाल है। कलेक्टिव पनिशमेंट भारत के मुसलमानों को दे रहे हैं भाजपा वाले, और पुलिस स्टेशन में ले जाकर पुलिस लठों से मारती है, और भाजपा का MLA बोलता है रिटर्न गिफ्ट है। हाथ तोड़ देते हैं, बच्चों के पैरों पे सरों पे मारते हैं। ये पुलिसिंग है आपकी, ये आपका ह्यूमन राइट्स का ये मामला है आपका। अरे आप अरेस्ट करिए, कोर्ट में कन्विक्शन दिलाइए अगर आपका सबूत है तो। और झारखंड में आपने 15 लोगों पर गोली चला दी, 2 मुसलमान बच्चों की हत्या कर दी, एक के जिस्म में 6 गोलियां। क्या हो रहा है ये? ओवैसी बेहद काबिल और कानून के जानकार नेता हैं। उनकी दलीलों से मुरीद हर मजहब के लोग हैं, लेकिन वो जो बोल रहे हैं उसे उनके विरोधी भड़काऊ और उकसाऊ करार दे रहे हैं। मैं तमाम मुसलमानों से गुजारिश करता हूं
कि ऐसे लोगों के भड़कावे में ना आए और पुलिस की गोलियां खाने से बचें। 2 बच्चे मारे गए, गरीब बच्चे थे और उनका कोई काम धंधा नहीं था। अब उनका घर बर्बाद हो चुका है। अगर गोलियां खानी हैं तो ओवैसी साहब आगे आए, मदनी साहब आगे आए, तौकीर रज़ा साहब आगे आए। यूपी सरकार भी नौजवानों से नेताओं के बहकावे में न आने की अपील कर रही है, जो भड़काऊ बयानबाजी के जाल में फंसकर 10 जून जैसी हरकत को अंजाम दे बैठे। जो विशेष तौर से सीधे साधे मुस्लिम युवकों को भड़का करके उनको दंगे और पत्थरबाजी की आग में झोंकने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उन बच्चों से अपील करना चाहूँगा, उन लोगों को कहना चाहूँगा कि इनके बहकावे मत आओ, क्योंकि आपके खिलाफ कार्रवाई अगर उत्तर प्रदेश में उपद्रव करोगे और बच जाओगे, ये संभव नहीं है। जेल जाओगे, ये जमानत कराने भी नहीं आएंगे, ये आपकी मदद करने बयान दे देंगे। बयान के चक्कर में पड़ करके कोई ऐसा काम मत करिए। सरकार कानून व्यवस्था को बनाए रखना चाहती है और जो सही रास्ते पे चलते हैं हम उनके प्रोत्साहन के लिए भी हैं, लेकिन कोई अपराध करता है तो उसके खिलाफ जो कानून सम्मत कार्रवाई होती है वो होती है और वो होगी। यूपी में कानूनी एक्शन जारी भी है। सरकार और पुलिस ने साफ कर दिया है कि किसी भी धर्म पर मर्यादा के खिलाफ बयानबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, लेकिन अगर किसी ने कानून को हाथ में लेने की हिमाकत की तो उसे बख्शा भी नहीं जाएगा। यही वजह है कि 10 जून की हिंसा के आरोप में यूपी में अब तक 337 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रयागराज से सबसे ज्यादा 92, सहारनपुर से 83, हाथरस से 52, मुरादाबाद में 40 गिरफ्तारियां, फिरोजाबाद में 18 और अंबेडकर नगर से 41 आरोपी पकड़े गए हैं। बीते शुक्रवार की हिंसा के आरोप में 13 एफआईआर दर्ज की गई है। आगे इस तरह की चीज़ों की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए हमारे जितने भी अधिकारी हैं फील्ड के, चाहे वो पुलिस से संबंधित हो या राजस्व से संबंधित हो, उनको स्पष्ट निर्देश दे दिए गए हैं कि सभी धर्मगुरुओं, सिविल सोसाइटी तथा जितने भी शांति प्रिय लोग हैं उनके साथ वार्ता करें। ड्यूटी पे उपस्थित पुलिसकर्मियों के ऊपर पथराव करके कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश जो भी कोई करेगा उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक प्रयागराज में शुक्रवार के उपद्रव में करीब 150 से ज्यादा वाहनों का इस्तेमाल किया गया था। इनमें से कई गाड़ियों के नंबर दूसरे जिलों के हैं। ऐसे में अब उनके मालिकों के बारे में पता लगाया जा रहा है ताकि हिंसा की साजिश की हर परत का पर्दाफाश किया जा सके। झारखंड की राजधानी रांची में हुई हिंसा की एसआईटी जांच जारी है। हर सबूत खंगाले जा रहे हैं। सीसीटीवी के जरिए उपद्रवियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। आने वाले जुमे के लिए खास सावधानी बरती जा रही है। किसी भी तरह की अफवाह ना फैले, इस पर भी खास फोकस किया जा रहा है। हर जगह चप्पे चप्पे पे फोर्स की तैनाती की गई है। हमारे पुलिस मुख्यालय के द्वारा हमें अतिरिक्त बल मुहैया कराया गया है और जिस प्रकार से हम लोग अब कार्रवाई कर रहे हैं, इसमें प्रयास यही होगा कि किसी को भी जो है रोड पे बेवजह बिला वजह आने नहीं दिया जाए। टोटल 29 लोगों को हमने डिटेन किया था और सभी को हम लोग धीरे धीरे करके अरेस्ट करके भेज रहे हैं। लगातार प्रयास जारी है और हम लोग तब तक नहीं रुकेंगे जब तक इसमें शामिल दंगा को भड़काने वाले लोग गिरफ्तार नहीं हो जाते। रांची की हिंसा में 2 लोगों की मौत के अलावा 10 पुलिस वाले समेत कुल 25 लोग जख्मी हो गए थे। ऐसे में सीएम हेमंत सोरेन ने जांच के लिए एसआईटी का गठन कर 7 दिनों में रिपोर्ट मांगी है। देश एक अजीबोगरीब परिस्थिति से गुजर रहा है और इसमें बहुत संभल कर, बहुत सूझबूझ के साथ इस समय को पार करने की आवश्यकता है। आवेश में, तहस में अक्सर गलतियां होती। यकीनन उकसावे से बचने की जरूरत है। आवेश में कानून तोड़ने से बाज आने की दरकार है और सबसे जरूरी है उन लोगों पर नकेल जो हेट स्पीच के जरिए देश में लोगों को भड़काते हैं, आपस में लड़ाते हैं। ऐसे लोगों पर कार्रवाई कैसी होनी चाहिए, आम लोगों की जुबानी सुनिए। बटोर मेहरबानी सब काम को बंद किया जाए, दंगाइयों को रोका जाए और जो गलत बोल रहे हैं या कर रहे हैं उनको समझाया जाए और उनको बस सख्त कार्रवाई कानून के अंतर्गत की जाए। भारतीय हमारे संविधान के साथ
जिससे दो मजहब के लोग आपस में लड़ें, चाहे हिंदू लड़े चाहे मुसलमान लड़े। ऐसी स्पीच, हेट स्पीच से बचना चाहिए, उस पर कड़ी से कड़ी रास्तों लगना चाहिए, देशद्रोह का कानून उस पर लगना चाहिए। सरकार को ऐसा कानून बनाना चाहिए कि जो भी ये सब गलत भाषण देता है, वो गलत बोलता है किसी पे या कोई देवी देवताओं पे या कोई पैगंबर पे हमारे, अगर ऐसा बोलता है तो उसको जेल भेजना चाहिए। बिल्कुल जो भी लोग इस तरीके का बयान देते हो उन पर सख्त सख्त कार्रवाई हो, जिससे कि शहर में शांति व्यवस्था बनाए रहे। तौकीर रज़ा के दिए हुए बयान से मुझे ऐसा लगता है देश और प्रदेश सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करने की एक प्रयास है। इस प्रयास को रोकने के लिए इन पर तुरंत कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अब मेरा मानना है कि जो लोग इस तरह की भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, क्या कभी वो अपने बच्चों को आगे फ्रंट पे लाए हैं कि इस काम को कीजिए? बिल्कुल उन्होंने नहीं किया है। भड़काऊ भाषण देने वालों पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उसमें किसी किस्म का भेदभाव ना हो। जो भी उकसा रहा है उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो उकसाने वाले लोग हैं, जो भी सांप्रदायिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं, ऐसे लोगों के जड़ में पहुंच के उनकी जड़ को काटने की जरूरत है। भड़काने का अंजाम इस देश ने कई बार देखा है। ऐसे में जरूर नफरत फैलाने वालों से सावधान रहने की जरूरत है, ताकि फिर से 10 जून जैसा गुनाह न हो। अगर गुनाह हुआ तो सजा भी मिलेगी, क्योंकि कानून गुनहगारों के रंग या मजहब का फर्क नहीं देखता। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। और इस समय की बड़ी खबर, हिंसा पर बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने एक बड़ा बयान दिया है। साक्षी महाराज ने कहा है कि अगर पत्थर फेंके जाएंगे तो बुलडोजर जरूर चलेगा। योगी जी का बुलडोजर चल रहा है तो परेशानी हो रही है, ये कहना है साक्षी महाराज का। साक्षी महाराज ने आगे कहा कि अलगाववादी ताकतें और नाव में भी रहती हैं। मुझे बम से उड़ाने की धमकी दी गई। साक्षी महाराज ने बड़ी बात कही, बड़ा बयान उन्होंने दिया। उनका कहना है मुझे बम से उड़ाने की धमकी दी गई और जो उपद्रव मचाएगा, जब पत्थर चलेंगे तो बुलडोजर भी जमकर चलेगा, ये कहना है साक्षी महाराज का। सुनियोजित तरीके से देश में जगह जगह पत्थरबाजी, और हमारे यहाँ तो बाबा योगी आदित्यनाथ हैं उत्तर प्रदेश में, अगर शुक्रवार को पत्थर चलेगा तो शनिवार को बुलडोजर जरूर चलेगा। सुनियोजित तरीके से देश में जगह जगह पत्थरबाजी, और हमारे यहाँ तो बाबा योगी आदित्यनाथ हैं उत्तर प्रदेश में, अगर शुक्रवार को पत्थर चलेगा तो शनिवार को बुलडोजर जरूर चलेगा। तो सुना आपने साक्षी महाराज को। उनका कहना है कि अगर शुक्रवार को पत्थरबाजी हुई, अगर शुक्रवार को पत्थर चलेगा तो शनिवार को बुलडोजर जरूर चलेगा। बुलडोजर चल रहा है तो लोगों को दिक्कत हो रही है, अलगाववादी ताकतें और नाव में भी रहती हैं, ये कहना है सांसद साक्षी महाराज का। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि मुझे भी बम से उड़ाने की धमकी दी है। साक्षी महाराज जिस परिधान में रहते हैं, भगवा धारण किए हुए, उनका ये भी कहना है कि ये भी लोगों को अखरता है। लेकिन अलगाववादी ताकतों को रोकने के लिए अब उत्तर प्रदेश में बाबा की सरकार है। उनका कहने का तात्पर्य योगी आदित्यनाथ से था। योगी आदित्यनाथ की सरकार को लेकर उन्होंने कहा है कि जिस तरह से इस सरकार में अगर हिंसा हुई, अगर लोग बुलडोजर की कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं, तो अगर पत्थर चलेगा तो बुलडोजर भी चलेगा। सुनियोजित तरीके से देश में जगह जगह पत्थरबाजी, और हमारे यहाँ तो बाबा योगी आदित्यनाथ हैं उत्तर प्रदेश में, अगर शुक्रवार को पत्थर चलेगा तो शनिवार को बुलडोजर जरूर चलेगा।